हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत की एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत वेस्ट एशिया और भारत के संबंधों पर चर्चा करने वाले हैं। वेस्ट एशिया जो है कंट्रीज़ के समूह को कहते हैं जो कि भारत के वेस्ट में पड़ता है, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं इस पूरे रीजन को, लेकिन हम यहाँ पे वेस्ट एशिया कहेंगे क्योंकि ये भारत के पश्चिम में पड़ता है। और भारत की जो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी है जिसमें कि 360 डिग्री का विजन लेकर के इंडिया अपने पड़ोसी देशों के बाहर जा कर के जो बृहद पड़ोस है उस पर जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ संबंधों को परिभाषित करने का दृष्टिकोण लेकर के चलता है। तो ये आप इस मैप में देख सकते हैं। दिस रीजन इज़ वेस्ट एशिया और ये सेंट्रल एशिया है, जो कि हमने देखा था पिछली क्लासेस में। जो सेंट्रल एशिया भी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत आता है, साउथ ईस्ट एशिया भी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत आता है। और अगर हम ग्रेटर सेंट्रल एशिया में जाएंगे तो यहाँ पे जो मंगोलिया है, मंगोलिया रीजन, उसके साथ भी भारत का जो संबंध है वो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत ही हम डिफाइन करते हैं। तो ये वेस्ट एशिया जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, इसमें बेसिकली ये अरबियन पेनिसुला के कंट्रीज़ आते हैं इसके तहत। इसमें एक सऊदी अरब है, ठीक है, और बाकी जो छोटे छोटे कुवैत, यमन और बहरीन जैसे जो देश हैं, जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, वो वेस्ट एशिया में आते हैं। तो वेस्ट एशिया जो है एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को और देखते हैं कि वेस्ट एशिया की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि हमने बात किया कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया की एक उभरती हुई जो है डिप्लोमेटिक चिंता आप कह सकते हो। वैश्विक विश्व जो भारत की विदेश नीति है उसमें एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी प्रायोरिटी हासिल कर चुकी है। चूँकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं उनके एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के पास जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी सीमित हैं और हम पेट्रोलियम के लिए अभी भी पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द वेस्ट एशियन रीजन आर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग हाइड्रोकार्बन डिमांड्स। इंडिया के जो ग्रोइंग हाइड्रोकार्बन डिमांड्स है उसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट एशियन कंट्रीज काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। उसी के साथ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो कि ये जो है रीजन, यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन और हारमूज के स्ट्रेट्स और जो ये खाड़ी है, ठीक है, ये रेड सी है और जो भूमध्य सागर से होते हुए जो व्यापार है उसके माध्यम के लिए भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है कि जो ये सोमालियन रीजन है, सोमालिया के कंट्रीज़ हैं, सोमालिया की जो कंट्री है, यहाँ पे जो पायरेट्स हैं उनका जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में बात किया था कि अब वो हमारे अरब सागर और इंडियन ओशन में भी काफ़ी दूर तक अब वो पायरेसी के केसेस होने लगे थे। तो ये एक तरीके से ये रीजन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्शियन गल्फ रीजन एंड गल्फ ऑफ एडन, पायरेसी इन द सराउंडिंग रीजन्स रिमेन्स अ थ्रेट ऑफ सी लाइन्स कम्युनिकेशंस। तो सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ट्रेड एंड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स के रूप में है। और जो इकोनॉमिक टाइज है इंडिया और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके बीच में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी है वो भी बढ़ रहा है। क्योंकि जो अमेरिका, जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, वेस्ट के कंट्रीज़ जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में उनके जो ऑयल एंड रिसोर्सेज को लेकर के जो उनकी पॉलिसी रहती है ना, उसकी वजह से वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का ट्रस्ट जो है वेस्ट के कंट्रीज़ के प्रति उस तरीके से नहीं बन पाता है जितना कि भारतीय जो हिंद एशियन जो महाशक्तियाँ हैं जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इनके साथ बनता है। तो ये रिलेशनशिप ऑब्वियसली ये नेचुरली ये ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ द वेस्ट। और इसी के साथ जो कल्चर और रिलीजन का संबंध है, ठीक है, इस्लाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है वर्ल्ड में,
जो कि सऊदी अरबिया को सऊदी अरबिया जो है इस मुसलमानों का एक काफ़ी मुस्लिम लोगों का पिलिग्रिमेज प्लेस है। मक्का मदीना आपने नाम सुना है होगा, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, रिलीजियस एक्सचेंजेस हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं दोनों क्षेत्रों के बीच में संबंधों में। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट एबिलिटी ऑफ सऊदी अरबिया एंड यूएई इज ह्यूज। क्योंकि अभी सऊदी अरबिया और यूएई में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है काफ़ी तेज़ी से उभर रही है, ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू द न्यू दिल्ली, एम्बियस सेड ही foresaw up $100 billion वर्थ ऑफ सऊदी अरबिया इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, जो सऊदी अरबिया के ऑफिशियल्स हैं उनका ये स्टेटमेंट में है कि इंडिया में $100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जा सकता है ओवर कुछ सालों के अंदर। और इसमें जो है इंक्लूडिंग अ प्लान बाय द सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन टू एक्वायर 2 LNG प्लांट्स, 2 LNG प्लांट्स भी बनाए जाने का इसमें दृष्टिकोण शामिल है। रीजनल कनेक्टिविटी ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए एक हर्डल बना हुआ है वेस्ट एशिया के साथ संबंधों में स्थापना के लिए, और इसके साथ ही सेंट्रल एशिया में भी इंडिया की कनेक्टिविटी सीमित करता है पाकिस्तान। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से जो ईरान है, इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन इट्स लार्ज नेचुरल गैस फील्ड एंड डेवलपिंग चाहार पोर्ट्स, इसके दृष्टिकोण से इंडिया की कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अ ब्रीज टू ट्रेड बिटवीन इंडिया, ईरान एंड सेंट्रल एशिया। जो ये चाबहार पोर्ट है वो इंडिया, ईरान और सेंट्रल एशिया के बीच में एक पुल का काम करने वाला है, जो ट्रेड है उसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो। इंडियन डायस्पोरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इस रीजन में। प्रोटेक्शन ऑफ द लार्ज इंडियन एक्सपेरिएट कम्युनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस अक्रॉस द रीजन। क्योंकि इस रीजन में जैसा कि आपने सुना होगा कि जो इस अरब स्प्रिंग्स हुआ था उसमें काफ़ी अनस्टेबिलिटी फैली हुई। अभी भी वहाँ पे जो है काफ़ी अनस्टेबिलिटी, यमन में प्रोटेस्ट होते, यमन में विद्रोह हुआ, सीरिया में हुआ, ओमान में हुआ, मतलब पूरा अरब कंट्रीज़ में एक तरीके से डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशंस। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये वेस्टर्न कंट्री के जरा प्रोपगेट एक रिवोल्यूशन है, वो डेमोक्रेसी को वहाँ पे स्टेबलिश करने की बात करते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी की बात एक तरीके से पूरे इस रीजन के गवर्नमेंट्स को अनस्टेबल करने का दृष्टिकोण है उनका। लेकिन यहाँ पे इन सब की जो भी रीजंस हैं उसकी वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी काफ़ी समय से है। तो ऐसे में जो 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 यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं उनकी सुरक्षा भारतीय सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो these Indians living in Gulf region remit more than one third से ज़्यादा जो है रेमिटेंस आता है इस रीजन में। कहाँ से? सॉरी, इस रीजन में नहीं आता है, इंडिया में आता है। अराउंड $69 बिलियन रेमिटेंस जो है इंडिया रिसीव करता है, जो यहाँ पे हमारे प्रवासी मजदूर, आपने भी सुना होगा कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे तो लोग काफ़ी विदेश जाते रहते हैं। जो यूपी बिहार के लोग विदेशों में जाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। केरला के सबसे ज़्यादा लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं। कुछ लोग वहाँ पे मजदूरी का काम करते हैं, कुछ लोग हाउस वर्कर बन करके जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे काफ़ी लोग हैं काम कर रहे हैं, और ये जो काम करते हैं इनके कारण जो है रेमिटेंस जो वहाँ पैसा भेजते हैं अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, उससे इंडिया लगभग $69 बिलियन रेमिटेंस हासिल करता है। तो इस दृष्टिकोण से, इंडियन डायस्पोरा के दृष्टिकोण से, जो दोनों देशों के बीच में कल्चर का एक ब्रिज बनाते हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही डिफेंस के दृष्टिकोण से अगर देखें हम, तो डिफेंस के दृष्टिकोण से भी इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप with Israel, which is useful to its security, military and modernization drive। अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि इंडिया जो है, रसिया चूँकि भारत का एक बहुत बड़ा रक्षा सहयोगी था आयात के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, लेकिन अब जो है वो रसिया से ये जो हमारा इंडिया का
क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन है, अगर इसकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो अब शिफ्ट हो गया है। और वो शिफ्ट होकर के कहाँ जा रहा है, वो शिफ्ट होकर के जा रहा है आपका इजराइल में। इजराइल अभी हमारा जो है एक काफ़ी बड़ा अच्छा सहयोगी बन के उभर रहा है, और इंडिया इस पे जो है फोकस भी कर रहा है। अब हम देखते हैं चैलेंजेस हैं क्या इस रीजन में इंडिया के लिए। इंडिया के लिए जो इस रीजन में चैलेंजेस हैं वो क्या है, तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है जो है वो पाकिस्तान फैक्टर है। पाकिस्तान फैक्टर क्या है? द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान deprived इंडिया to its geopolitical reach to Central and West Asia. Pakistan continues to have a strong political constituency across Muslim West Asia. This was incapacitated India from advancing its commercial interests, including bringing the frustration of the Iran, India, Pakistan, and Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी जो गैस पाइपलाइन है। तो पाकिस्तान का फैक्टर यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर चैलेंजेस की बात करें तो। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान भारत को कभी भी इस रीजन में स्टेबल नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है इस रीजन में, वो इस रीजन में, जैसे कि अभी आप हाल में देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान में जो तालिबान के लोग का कब्जा हुआ है अफगानिस्तान में, उसके कारण क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया है। एक तरीके से माना जाता है खुफिया एजेंसियों के द्वारा कि जो ये तालिबानी इंसर्जेंट्स हैं वो अभी तक सरवाइव करके अभी भी मजबूत बने हुए थे बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान चाहता है कि इस रीजन में तालिबान का प्रभाव हो, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया पे ये पड़ेगा कि चूंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक वैल्यू के लेवल पे भी, और पाकिस्तान इंडिया को वहाँ पे काउंटर कर सकता है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया इस रीजन में अपने पांव जमाए, क्योंकि जो बलूचिस्तान रीजन है पाकिस्तान का वो काफ़ी अस्थिर रीजन है, और बलोच जो इंटरेस्ट है उसको इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार सपोर्ट कर चुका है। तो इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल रीच है, भू राजनीतिक रीच है सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान यहाँ पे है, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए इस रीजन में। इसी तरीके से चाइना का जो फैक्टर है वो भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी ह्यूज डिस्पैरिटी है इन टर्म ऑफ हार्ड कैश एंड मिलिट्री पावर्स। चाइना के पास बहुत पैसा है, सेना भी जो PLA है उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो भी इंडिया के कंपेरेटिवली काफ़ी एक्टिव है इस रीजन में। एक जो बलूचिस्तान रीजन में जो कॉरिडोर है CPEC उस पर, और वेस्ट एशिया में भी चाइना। अब क्या चाइना का जो स्टेप्स हैं वेस्ट एशिया में वो क्या है, पहले चाइना जो है जो इंटरनल मैटर्स थे उस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब वो एक तरीके से वर्ल्ड पावर के रूप में एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वेस्ट एशिया के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल आप कह सकते हो, किसी कंट्री का पर्टिकुलर वहाँ पर इंसर्जेंसी चल रही है या जो भी है, उसमें चाइना अब एक्टिवली अपने ओपिनियंस दे रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो चाइना वहाँ पे जो है has already made rapid inroads in the Gulf by virtue of having acquired equity stakes in the regions of stream oil gas sector। पहले से ही चाइना ने वहाँ पे ऑयल गैस और जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और जो इससे जो है वो वहाँ पे अरब मार्केट जो है वहाँ पे काफ़ी सफलतापूर्वक वहाँ पे जा चुका है चाइना। उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंजेस अगर हम बात करें तो इंटरनल राइवलरी है विद इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जो इंटरनल राइवलरी है, जैसा कि हमने शुरू में बात किया था कि अरब स्प्रिंग जो मामला है वहाँ पे, जो अरब स्प्रिंग रिवोल्यूशंस चलते हैं, डिस्पाइट द बावेंसन इन द बायलैटरल टाइज इन रिसेंट ईयर्स, इंडिया रिमेन hyphenated with Pakistan and Arab cause. India have to delicately perform the balancing act between Israel, Iran, Saudi Arabia and GCC to explore the benefit। जो वहाँ पे इंटरनल जो मुद्दे हैं ना, वहाँ पे पाकिस्तान और जो अरब जो कंट्रीज़ हैं उनका एक अलग ही तरीके का इक्वेशन बना हुआ है, तो उसमें इंडिया को काफ़ी सतर्कतापूर्वक कदम उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ग्रेट पावर राइवलरीज, ग्रेट पावर राइवलरीज से आप क्या समझते हैं? ग्रेट पावर्स से आप क्या समझते हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि ग्रेट पावर्स किसको कहते हैं। ग्रेट पावर्स, वर्ल्ड पावर्स, हमने शुरू के क्लासेस में बात किया था कि जो ग्रेट पावर्स होती हैं, ग्रेट पावर्स उनका इन्फ्लुएंस एक कॉन्टिनेंट तक
सीमित होता है, ठीक है। और जो वर्ल्ड पावर होती हैं उनका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड तक होता है। तो एशिया में कई सारी ग्रेट पावर्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हो रसिया है, रसिया भी ऑयल एंड गैस का गैस, नेचुरल गैस और ऑयल का काफ़ी बड़ा इसके पास भी भंडार है। चाइना है जिसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इंडिया एंड इंडिया है, ठीक है। ये ग्रेट पावर्स की राइवलरी यहाँ पे चलती है। यूएस भी है ग्रेट पावर, एक तरीके से आप कह सकते हो। वर्ल्ड पावर है तो ग्रेट पावर तो होगा ही। ऑल्दो यूएस हैज शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू पैसिफिक ओशन। यूएस ने अपना जो फोकस है वो अब मिडल ईस्ट से पैसिफिक ओशन में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन जो यूएस की प्रेजेंस है और जो डोमिनेंस है वो अभी भी वेस्ट एशियन कंट्रीज में दिखाई देता है। जो इजराइल है, आप तरीके से कह सकते हो, यूएस उसको सपोर्ट करता है, तो इजराइल की जब तक वहाँ पे रहेगा तब तक यूएस का इंटरेस्ट वहाँ से कभी भी कम होने वाला नहीं है। तो काउंटर यूएस देयर इज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ अदर इमर्जिंग पावर्स सच एज रसिया एंड चाइना। और यूएस को काउंटर करने के लिए जो रसिया और चाइना जो शक्तियां हैं वो उनका इमर्जेंस यहाँ पे काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सब चुनौतियां भारत के लिए हैं वेस्ट एशिया में। इकोनॉमिक फैक्टर की अगर बात करें तो डिक्लाइन ऑफ ऑयल एंड गैस प्राइसेस along with the rising cost of the war conditions has led to the slowing the Arab Gulf economies, resulting in the layoff of the and the nationalization of the workforce at the cost of the expatriate community. The Indian government has had to develop a policy framework to deal with the such future contingencies. जो इकोनॉमिक फैक्टर है, जो ऑयल एंड गैस के जो दामों में जो फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी भी काफ़ी तेज़ी से मतलब काफ़ी इफेक्टिवली प्रभावित होती है, वो भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है। और इन सब के अलावा हम यहाँ पे अगर भारत और चीन की भूमिका की बात करें तो पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, ईरान और इजराइल जो पॉलिटिकल पोलराइजेशंस हैं, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पोल्स हैं, उनके साथ आपसी संबंधों में संतुलन बनाने के साथ साथ जो पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में मल्टी डायमेंशनल जो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, और उसमें उन सब में बिना शामिल हुए जो चाइना है और नई दिल्ली है, उन दोनों ने एक ही जैसी मतलब उन सब ने बिना शामिल हुए प्लानिंग करी है कि हम इस रीजन को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसमें बिना शामिल हुए अगर हम बात एनालिस्ट करें तो एक ऐसा समय भी आया जब तेल उत्पादक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं के खिलाफ जो प्रमुख तेल आयातक हैं उनको उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए जो इंपोर्टर्स ओपेक के गठन की बात प्रमुख विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने सुझाव दिया था, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर भारत भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले थे। और जो अभी जो जियो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स, उसमें काफ़ी बदलाव हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान में अब तालिबान की प्रेजेंस हो चुकी है। पहले अफगानिस्तान में इंडिया था, ठीक है, लेकिन जब तालिबान ने जब से वहाँ पे अपना सत्ता पे कब्जा किया है तब से ये एक अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था अफगानिस्तान में। इससे इंडिया की कनेक्टिविटी को लेकर के फ़ायदा होने वाला था। जो चाबहार पोर्ट था उसकी भी इसेंशियलिटी, उसका भी बेनिफिट तभी हो सकता था जब वहाँ पे एक स्थिर जो स्टेबल या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती और इंडिया उनके साथ काफ़ी अच्छा संबंध बनाता। और जो अभी की बात अगर करें तो जो अमेरिका और चीन के संबंधों में निरंतर गिरावट भी हो रही है। 2019-20 में चीन में शुरू हुई कोविड महामारी जो भारत और चीन के मध्य लद्दाख संकट, और जो इसके मध्य जो लद्दाख में संकट हुआ था, जो ये आपने जो लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आमना सामना हो गया था, ठीक है, उन सब के बाद से ये परिस्थितियां जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से काफ़ी बदल रही है, क्योंकि भारत खाड़ी देश में अपनी संतुलित कूटनीति को अपनाए हुए है और उसके रिजल्ट के स्वरूप में सऊदी अरब और जो यूएई है वो भी भारतीय जो कोस्टल एरिया जहाँ पे $multi billion निवेश की जो घोषणाएं करते हैं, वो भारत की जो आर्थिक जो इकोनॉमिकल रियलिटीज़ है उसको बताते हैं। 2014 में जब से ये नई सरकार हमारे देश में आई है तो भारत का जो पश्चिम एशिया में दायरा है वो काफ़ी बढ़ गया है, और पिछले कुछ वर्षों में शक्तिशाली तेल समृद्ध खाड़ी राष्ट्रों ने जो पश्चिम एशिया के बजाय अन्य देशों जैसे कि भारत में
सॉरी पश्चिमी देशों के साथ, जैसे कि हमने शुरू में बात किया था, जैसे भारत के साथ अन्य देशों में, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ करके, वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़कर जो अदर कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के विकल्प खोज रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से बात करें तो इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव ये साइन हो सकता है एक तरीके से। और इसका रिजल्ट ये भी हुआ कि भारत जो अबू धाबी और रियाद के साथ अपने संबंधों को काफ़ी मजबूत बना लिया है। सऊदी अरब वर्तमान में जो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, चौथा सबसे बड़ा, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है सऊदी अरब इंडिया का, ठीक है। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन के हैं? फर्स्ट है आपका चाइना अभी भी है, ठीक है, चाइना के साथ भारत का व्यापार घटा है लेकिन चाइना अभी भी फर्स्ट बना हुआ है। उसके बाद से यूएस है, उसके बाद जापान है, ठीक है, और नेक्स्ट सऊदी अरबिया आता है जो इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है सबसे बड़ा। भारत और सऊदी अरब का द्विपक्षीय जो व्यापार है वो 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक है, 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, ठीक है। और जो भारत की जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका 80%, 18% जो मिनरल ऑयल्स है वो सऊदी अरब से आता है, आयात किया जाता है इंडिया के द्वारा। और साथ ही जो सऊदी अरब है भारत के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का एक बड़ा सोर्स है। सऊदी अरब एलपीजी का एक बड़ा सोर्स है। अगर हम बात करें कि वेस्ट एशिया चाइना के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो चीन जो है, जो यहाँ पे एक अमेरिकी सुरक्षा नेटवर्क है, उससे निपटने के लिए, ठीक है, अदर कंट्रीज के साथ वहाँ पे जो सऊदी अरब जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो वेस्ट के कंट्रीज हैं, वहाँ अमेरिकी सुरक्षा नेटवर्क्स हैं, उससे बचने के लिए जो है अदर कंट्रीज में रास्ता ढूंढ रही हैं और उसमें चाइना एक बड़ा विकल्प है। चीन आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है और चीन खाड़ी देशों के लिए जो है एक अल्टरनेट देता है कि आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। 2016 में वी लूंग जो ड्रोन संयुक्त अरब अमीरात को बेचा था चाइना ने, यह अमेरिका के MQ-9 रियर ड्रोन की एक जो है कॉपी हो सकती है, ठीक है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेचने से इनकार कर दिया था संयुक्त अरब अमीरात को, ठीक है। लूंग ड्रोन का नाम है लूंग, ठीक है, जो चाइना ने यूएई को दिया था और अमेरिका ने अपना MQ-9 जो रीपर ड्रोन है वो देने से मना कर दिया था। तो एक तरीके से क्या हुआ, ट्रस्ट जो है चाइना ने जीता इन यूएई का। 2015 में सऊदी अरब चीन का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश था, ठीक है, और बीजिंग जो चाइना है वहाँ उन्हें सऊदी अरब के जो मीडियम क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी बेचा था। DF-21 जो बैलिस्टिक मिसाइल है चाइना ने वो सऊदी अरबिया को बेचा था। अब 2016 में शी जिनपिंग ने सबसे शक्तिशाली मुस्लिम राष्ट्र जो है वहाँ पे उनकी यात्रा भी करी थी और आर्थिक दृष्टिकोण से ये देश चीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और इस दृष्टिकोण से अगर बात करें तो जो चीन के आयातित तेलों की जो मांग है वो 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़ करके 2035 तक 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने की उम्मीद है। लेकिन जो अमेरिका और सऊदी अरब के संबंधों की अगर बात करें तो चीन ऊर्जा के सप्लाई के लिए पूरी तरह से सऊदी अरब पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहेगा। इसलिए क्या है, चीन ने ईरान के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना शुरू कर दिया और दोनों देशों के बीच में संबंधों मजबूत अच्छा सहयोग भी कायम है। और चीन की जो पश्चिम एशियाई जो नीति है, जो पश्चिम एशियाई कंट्रीज के साथ नीति है, वो 3 सिद्धांतों पर काम करती है। एक सुरक्षित ऊर्जा की आपूर्ति, ठीक है, सिक्योर एनर्जी सप्लाई एंड
मार्केट, वो एक मार्केट भी है अरब गल्फ वेस्ट कंट्रीज, और इन्वेस्टमेंट। ये 3 बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सिद्धांत हैं आप कह सकते हो कि चाइना की पॉलिसी में जो वेस्ट एशिया पर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से चीन जो है वहाँ पे अब काफ़ी अपना एग्रेसिवली फॉलो कर रहा है। इंडिया के लिए थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदल रही हैं बिकॉज ऑफ द रिसेंट सिनेरियो, जो अफगानिस्तान में तालिबान की जो बन गया, तालिबान गवर्नमेंट बन गई है। तो अब देखते हैं कि आगे तालिबान इंडिया के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप रखना चाहता है। और अगर हम आगे की बात करें तो यूएई और बहरीन के साथ इजराइल के जो हालिया शांति समझौते हुए थे, जो कि गल्फ रीजन में स्थिरता जो है, स्टेबिलिटी है, उसकी संभावना को बढ़ा दिया है। यूएई, बहरीन और इजराइल, यूएई, बहरीन एंड इजराइल के बीच में एक शांति समझौता हुआ, जिससे इस रीजन में थोड़ी पीस बनने की संभावना बन रही है। और जो अगर एनालिस्ट की बात करें, स्पेशलिस्ट की बात करें, तो उनका मानना है कि बिना सऊदी अरब के कंसेंट के बहरीन इसमें शामिल नहीं हुआ होगा। तो एक तरीके से इस शांति समझौते को सऊदी अरब का भी सपोर्ट है। और हाल के वर्षों में अगर बात करें तो अरब देशों में बड़े आर्थिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं, और वर्तमान में खाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश देशों में खनिज तेल और इस्लामिक कट्टरपन से हटकर एक आधुनिक प्रगतिशील देश के रूप में स्वयं को प्रकट करने का प्रयास किया है। जैसे कि अब तालिबान को देख लीजिए, तालिबान भी कह रहा है कि हम एक नए रूप में अब आ रहे हैं, हम नया रूप लेकर के यहाँ पे आए हैं, और हम अब जो है अपने पहले की जो पॉलिसीज हैं उनको बदलेंगे, हम दुनिया के देशों के साथ संबंध अच्छे स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से ये सोच में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। अब भारत को क्या करना चाहिए कि जो ये एक तरीके से इमर्जिंग मार्केट है इस रीजन में, वहां पे अपने इंटरफेरेंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जो क्वाड बनाया गया है, क्वाड, जिसमें जो क्वाड एक एसोसिएशन के रूप में डेवलप हो रहा है, ठीक है, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, जापान का जो एक क्वाड्रिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, तो उसके गठन के साथ में जो वर्तमान में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो जियोपॉलिटिक्स है वो केंद्र बिंदु तो बन गया है। इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु बन गया है, लेकिन जो पश्चिम एशियाई क्षेत्र हैं उनके बारे में लेकर के अपनी पॉलिसीज को अभी भी दुनिया के देशों को क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा। तो ये हमने एक वेस्ट एशिया के बारे में एनालिसिस करने की कोशिश करी है, जो हमारे एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो हम इसमें जवाब दे सकते हैं, अच्छे से आंसर्स लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम इंडिया ईरान रिलेशनशिप पर बात करेंगे, कि जो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे भी उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में जुड़ने के लिए हमसे आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।